गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले से ही 7 वीडियो लेक्चर को कर चुका हूँ। मीन्स की 7 क्लास अभी तक हो चुका है और ये हम लोगों का 8 नंबर वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। इस क्लास में हम लोग कलर को पढ़ने वाले हैं कि कौन से यौगिक का रंग कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डी ब्लॉक में काफ़ी चीज़ सीख चुका हूँ। जैसे मैंने बता चुका हूँ कि डी ब्लॉक हम लोग ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक को कहते हैं। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होता है और ये 40 एलिमेंट हम लोग का धातु है। डी ब्लॉक को ही हम लोग ट्रांजिशन मेटल संक्रमण धातु कहते हैं और संक्रमण धातु की कुल संख्या 36 है। 4 को हम लोग संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, जिसका कि नाम है जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपेनिशियम। ये 4 संक्रमण तत्व नहीं होकर के इसका नाम है छद्म संक्रमण तत्व। ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं कि 3D सीरीज जो होता है वो हम लोग स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक को कहते हैं। हम लोग को पता है कि ये जो डी ब्लॉक में 40 तत्व है, ये 40 को 4 श्रेणी में बांटा गया है, जिसका कि नाम है 3D, 4D, 5D और 6D। तो 3D सीरीज हम लोग बोलते हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक को। उसके बाद आता है 4D सीरीज जो आता है यूट्रियम से लेकर के कैडमियम तक। इसके बाद आता है 5D सीरीज जो आता है लेंथेनम से लेकर के मरकरी तक। और इसके बाद आता है 6D सीरीज जो हम लोग बोलते हैं एक्टेनियम से लेकर के कॉपेनिशियम तक। तो सब मिला करके अभी तक हम लोगों ने 4 सीरीज को देखा है। 4 सीरीज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस सीरीज से आता है उसका नाम है 3D सीरीज। तो 3D सीरीज पर हम काफ़ी क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने वाला 3D में कौन सा तत्व है। आप लोग को आंसर याद होगा, इसका आंसर है मैग्नीज। मैग्नीज जिसका कि परमाणु संख्या 25 है ना। सबसे अधिक ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज दिखाता है और वो कितना दिखाता है, तो वो +7 दिखाता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 3D सीरीज में हंट्स रूल प्रदर्शित करने वाला तत्व जो है वो है क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है वो 2 तत्व है, एक है स्कैंडियम और एक है जिंक। स्कैंडियम केवल +3 बनाता है और जिंक केवल +2 बनाता है। आप लोग को याद होगा कि 3D सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर 3D सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। कॉमन कहने का मतलब कि जो ज़्यादातर तत्व दिखाते हैं, तो ज़्यादातर तत्व +2 दिखाते हैं। जो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो +2 दिखाते हैं। अच्छा, आप लोग ये याद रखिएगा कि 3D सीरीज में ऐसा कौन सा तत्व है जो +1 दिखाता है। तो याद रखना है कि +1 दिखाने वाला कॉपर है। बाकी 3D सीरीज में जितना भी तत्व है वो सब +2 से शुरू होता है, लेकिन कॉपर जो है वो +1 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है। क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रस के केस में वो +1 दिखाता है और क्यूप्रिक के केस में वो +2 दिखाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहले के 7th वीडियो लेक्चर तक नहीं किए हैं उसको वो अच्छा तरीका से देखें और देख करके उसका एक फेयर कॉपी बनाएं, क्योंकि जितना डिटेल में हम बता रहे हैं इतना डिटेल में अब क्लास में नहीं हो पाएगा। ये जो भी लेक्चर चल रहा है ये काफ़ी डिटेल में चल रहा है, इसलिए एक एक लेक्चर को ठीक से देखें आप लोग और उसका फेयर तैयार करिए। इनऑर्गेनिक का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, डी एंड ए ब्लॉक। तो आज के क्लास में हम लोग यौगिक के कलर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन से यौगिक का कलर कैसा होता है। मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि ZnO का रंग कैसा होता है। जैसे कि 2014 में शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था कि HgO मरकरी ऑक्साइड का रंग क्या होता है, इसको 2 नंबर में बताना था। 2 नंबर में लिख करके दिखाना था कि क्या होता है और क्यों होता है, इसका रीजन बताना था। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन से यौगिक का रंग क्या होता है, तो इसके बारे में जानने के लिए आप लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर क्लास हो चुका है। अब जानिए कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 आ गया, 0 आने का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कब नहीं होगा, जैसे जिंक में अगर हम लोग निकालेंगे तो जिंक का टोटल विन्यास पूरा कंप्लीट रहता है, 4s2 और 3d10 आता है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 निकलेगा। तो याद रखना है कि जिसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 निकलेगा वह रंगहीन होगा। रंगहीन को ही हम लोग कलरलेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलरलेस। अब कलरलेस को ही व्हाइट कहते हैं। तो याद रखना है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 है तो उसको हम लोग व्हाइट कहेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 1 आ गया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 1 आया तो उसका कलर होगा ब्लू। उसका कलर कैसा होगा? ब्लू। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 2 आ गया तो उसका कलर होगा ग्रीन, हरा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 3 आ गया तो उसका कलर होगा वायलेट।
याद रखना, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 3 निकला तो कलर क्या होगा, वायलेट। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 4 निकला तो कलर होगा ब्लू। याद रखना है कि ब्लू कलर 2 बार आता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 में भी आता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 में भी आता है और अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 में भी आता है ब्लू। और अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान अगर 5 आया तो याद रखना कलर होगा येलो। तो यहाँ पर हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। याद रखना है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन के द्वारा अनपेड इलेक्ट्रॉन को सूचित किया जाता है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 0 निकला तो याद रखना है कि उसका कलरलेस होगा। कलरलेस मतलब रंगहीन होगा। तो अगर क्वेश्चन आया कि रंगहीन कौन सा यौगिक है, तो हम लोग को चेक करना होगा कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 0 आ गया तो वह रंगहीन हो जाएगा। याद रहे कि रंगहीन को ही व्हाइट कहते हैं, रंगहीन को ही क्या कहते हैं, व्हाइट। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 1 आ गया तो याद रखना है कि उसका कलर होगा ब्लू। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 2 आया तो उसका कलर होगा ग्रीन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 3 आया तो उसका कलर होगा वायलेट। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 4 आया तो कलर होगा ब्लू। देखिए यहाँ पे ब्लू 2 बार आया है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 में भी और अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 में भी। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 5 आया तो उसका कलर होगा येलो, जो कि पीला कलर से ही हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना जरा। तो इस तरीका से हम लोग कलर को बता सकते हैं। अब इसके बाद भी कुछ अपवाद है, 2 गो अपवाद है जिसमें कि ये रूल नहीं लगता है। तो वो 2 गो को अपवाद करके, एक्सेप्शनल करके आपको अलग से याद रखना है। कौन कौन सा एक्सेप्शनल है, एक है कलर पिंक, इसमें पिंक नहीं आया है। तो याद रखना है कि पिंक जो है वो 2 तरह का आयन दिखाता है, एक Mn2+ दिखाता है और एक CO2+। ये कोबाल्ट पे अगर 2+ है, याद रहे कि कोबाल्ट B+2 दिखाता है, मैग्नीज B+2 दिखाता है, ये +7 भी दिखाता है, ये +3 भी दिखाता है। लेकिन याद रहे कि +2 ये सब दिखाता है। तो +2 यहाँ भी है, +2 यहाँ भी है, +2 यहाँ भी है। तो अगर Mn और CO के ऊपर +2 आया तो याद रखना है कि उसका कलर पिंक लिखना है। और अगर Fe के ऊपर +2 आया तो उसका कलर होगा ग्रीन। ये अलग से याद रखना है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ये 3 को छोड़ के बाकी सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन से पता चल जाएगा कि उसका कलर कैसा आने वाला है। ये 3 को में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। इन तीनों को डायरेक्ट याद रखना है कि अगर Mn पे 2+ आया तो रंग पिंक होगा, अगर कोबाल्ट पे 2+ आया तो रंग पिंक होगा, और अगर Fe पे 2+ आया, याद रहे कि लोहा 2 तरह का होता है, एक फेरस और फेरिक। ये फेरस है 2+, अगर फेरिक आएगा तो फिर कलर उससे पता चल जाएगा। लेकिन याद रहे अगर फेरस है तो उसका कलर कैसा होगा, कलर होगा ग्रीन। तो इस तरीका से अगर ये आप लोग को याद है तो कलर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कलर से रिलेटेड 2 ही चीज में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा जरा हम लोग उसको देखते हैं। इसको एग्जाम्पल में हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ये तो मान लीजिए कि याद कर लेंगे हम लोग, पर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा तो ध्यान देना है ठीक से। हम लोग को पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कैडमियम ऑक्साइड CdO, क्वेश्चन आएगा कि CdO का रंग होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा कि CdO का रंग होता है, वहां पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, दे देगा कलरलेस, दे देगा ब्लू, दे देगा येलो, ये देगा वायलेट, ग्रीन, इस तरह का ऑप्शन दिया रहेगा। कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले कलर निकालने के लिए इसमें यह देखना है कि इसमें डी ब्लॉक का तत्व कौन से। याद रहे कि कलर ऑफ कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक, तो किसी भी कंपाउंड में डी ब्लॉक को देखना है। तो डी ब्लॉक का तत्व इसमें कौन है, ऑक्सीजन है कि कैडमियम है। तो याद रहे कि जो धातु है कैडमियम, ये हम लोग का डी ब्लॉक का है, तो ये हम लोग का डी ब्लॉक का है। तो सबसे पहले इसका चार्ज निकालना होगा। तो चार्ज निकालना होगा तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे x। अब ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना है कि ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, -2। और हम लोग बराबर के बाद क्या देते हैं, 0। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं। तो इसको x मान लिए, इसका -2 हो गया बराबर 0। तो बोलिए x बराबर कितना निकला, तो x बराबर हम लोग के पास में आ गया +2। x किसको माने थे, x माने थे कोबाल्ट को, सॉरी कैडमियम को। तो पता चल गया कि यहाँ पर कैडमियम जो है, कैडमियम CD के ऊपर 2+ है। फिर से समझिए CD के ऊपर 2+ कहाँ से लाएं, CdO का रंग बताना था तो इसको x माने, ऑक्सीजन का चार्ज -2 हो गया, -2 उधर गया तो +2 आया। तो पता चल गया कि x माने थे कैडमियम को, तो कैडमियम के ऊपर 2+ आया, तो 2+ आ गया। अब कैडमियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 48। अब 48 तक का हम लोग विन्यास बनाएंगे, 48 तक का विन्यास लिखेंगे। तो इसके बगल का नोबेल गैस कौन आएगा, इसके बगल का नोबेल गैस हो जाएगा क्रिप्टन। क्रिप्टन होता है 36, क्रिप्टन कितना होता है
36, तो क्रिप्टन 36 हो गया। अब क्रिप्टन क्या नंबर पर है? हीलियम नियर आर्गन क्रिप्टन, क्रिप्टन है 4 नंबर पर, तो ये हो जाएगा 5s2, है ना। 5s के बाद कौन आता है? 4d। तो जोड़ देते हैं जरा, 36 और 2 38, 38 में कितना जोड़ेंगे जो 48 हो जाएगा। तो 38 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 48 होगा। तो ये कैडमियम का बन गया विन्यास। अब कैडमियम का विन्यास तो बन गया, अब इसके ऊपर क्या प्लस है? 2 प्लस है, मतलब प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होगा? लास्ट वाले से। याद रहे कि लास्ट वाले से लॉस नहीं करवाना है। ये सेल नंबर 4 है और ये सेल नंबर 5 है, तो सेल नंबर 4 से निकलेगा कि पहले 5 से निकलेगा? याद रहे पहले सेल नंबर 5 से निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद क्या बचा? 0। तो यहाँ से यहाँ तक में तो इसमें तो पूरा फुल फिल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी भी पूरा फुल फिल है। तो दिख रहा है कि पूरा का पूरा फुल फिल है। इसका मतलब अगर हम लोग इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? 0। तो याद रहे कि Cd2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। और अभी मैंने बताया कि अगर 0 आएगा तो वो क्या होगा? कलरलेस। तो याद रहे कि अगर क्वेश्चन आया कि CdO का रंग कैसा होता है तो आंसर होगा कलरलेस। आंसर क्या होगा? कलरलेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट। तो क्वेश्चन कैसे डील करना है समझ में आया? अभी आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आया होगा, कुछ एग्जांपल अभी और देखेंगे। पहले आप लोग इसको उतारें, फिर ये अपवाद वाला कंडीशन है, ये अलग से याद रखना है। Fe2+ आया तो कलर ग्रीन लिखेंगे, Mn2+ आया तो पिंक, CO2+ आया तो पिंक। ये 3 गो अपवाद है, इसको ठीक तरीका से याद रखना है। याद रखने का ट्रिक याद रखना है कि इसका 25, 26 और 27 में अपवाद है। Mn 25 होता है, ये 26 होता है और ये 27 होता है। तो 25, 26, 27 और सब पर 2 प्लस है, तो 2 प्लस। याद रहे कि 2 प्लस वाला ही अपवाद है, बाकी सब में अपवाद नहीं है। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। लिख लिया आप लोग? तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया कि CrCl3 का रंग होता है। तो CrCl3 का रंग हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? तो इसको समझने के लिए इसमें बताइए डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है? क्रोमियम, धातु को लेना है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? X। Cl का चार्ज होती है, तो Cl हेलोजन फैमिली का, इसका चार्ज होता है -1। तो एक गो का -1, यहाँ पे क्या गो है? 3 गो है, तो 3 गो जाएगा -3 बराबर 0। तो इसका मतलब x बराबर कितना निकल जाएगा? तो x बराबर निकल जाएगा +3। x किसको माने हैं? क्रोमियम को। तो पता चल गया कि क्रोमियम के ऊपर में 3 प्लस है। अब इसका हम लोग को विन्यास लिखना होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो परमाणु संख्या 24। याद होगा आप लोग को कि क्रोमियम में हुंडशुल लगता है, तो हुंडशुल के अनुसार पहले इसको बनाएंगे। ये आर्गन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा 18, है ना। इसके नज़दीक का नोबेल गैस आर्गन। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4s हुंडशुल लगेगा तो 4s1, और यहाँ हो जाएगा 3d 19 और 5 24। 24 का बनाना था, 18 1 19 और 5 24। अब यहाँ पर कै गो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है? 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। तो सबसे पहले तो एगो यहाँ से जाएगा, एगो यहाँ से गया तो ये हो गया 0, बच गया 2 गो, 2 गो यहाँ से जाएगा, तो 2 गो यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, ये पूरा भरा हुआ है, तो बच गया डी। बताइए डी में कितना ऑर्बिटल? तो डी में टोटल हम लोग के पास में 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, 1 2 3। तो 1 2 3 अनपेयर्ड आ गया। तो पता चल गया कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 3 है। तो इस यौगिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 होने पर कलर कैसा होता है? वायलेट। तो पता चल गया कि इस यौगिक का क्रोमियम क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो वायलेट होता है। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी यौगिक का रंग पता कर सकते हैं। तो जो भी डी ब्लॉक का, याद रहे कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व करना है जब वो डी ब्लॉक का मेटल आ रहा हो, डी ब्लॉक का धातु अगर आएगा तो इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। और कलर जो आता है एग्जाम में वो डी ब्लॉक का ही आता है, तो आप लोग को याद रखना है। तो कुछ एग्जाम्पल अभी और देखेंगे, इसको उतारिए आप लोग। लिख लीजिए आप लोग। कुछ स्टूडेंट को चार्ज निकालने में दिक्कत होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, तो उसके लिए कुछ बात को आप लोग समझ लीजिए। पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, और फ्रांसियम,
ये ग्रुप नंबर 1 का तत्व है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस सब में से कोई भी आएगा तो इसका चार्ज +1 लेना है। कितना लेना है? +1। उसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। तो इसमें से कोई भी आ गया तो आपको इसका चार्ज +2 लेना है। याद रहे इसका चार्ज कितना लेना है? +2। इसी तरह से बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, है ना, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसमें से कोई भी आया तो इसका चार्ज देना है +3। ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर आ जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस चारों में से कोई आ जाए तो इसका चार्ज देना है -1। अगर आ जाए ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें से कोई आ जाए तो इसका चार्ज देना है आपको -2। ठीक है, -2 ऑक्सीजन और सल्फर। अगर आ जाए नाइट्रोजन और फास्फोरस तो इसका चार्ज लेना है -3। तो इतना को आप लोग को याद रखना है। यह 11 का चीज़ है पर इसका यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए मैंने फिर से लिख दिया। इसमें जो ज़्यादा यूज होगा वो होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ये 4 का याद रखेगा, इसका चार्ज +1 होता है। इसमें यूज होगा बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये दोनों ज़्यादा यूज होगा, इसका याद रखना है कि चार्ज +2 होता है। इसमें यूज होगा बोरोन और एल्युमिनियम, ये दोनों का याद रखना है +3 होता है। इसमें चारों यूज होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों इंपॉर्टेंट है, इसका चार्ज -1। ऑक्सीजन और सल्फर -2, नाइट्रोजन और फास्फोरस का -3। इसके अलावा भी कुछ बात याद रखना है कि अगर SO4 आ गया तो इसके ऊपर 2 माइनस होता है। तो अगर SO4 आया तो इसका चार्ज -2 लेना है। ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर CN आ गया तो इस पर -1 होता है। अगर OH आ गया तो इस पर भी -1 होता है। और अगर PO4 आ गया तो इस पर -3 होता है। तो ये अलग से याद रखना है आयन वाला। और यौगिक में याद रखना है कि अगर कोई यौगिक आ जाए, जैसे जल आ गया तो जल एक यौगिक है, तो यौगिक पे कोई चार्ज नहीं होता है तो इसका चार्ज 0 लेना है। अगर मान लीजिए अमोनिया आ गया NH3 तो इसका भी चार्ज हम लोग को क्या लेना है? 0। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो इसका भी चार्ज क्या लेना है? इसका भी चार्ज लेना है 0। तो अगर ये चार्ज याद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि किस तरीक़ा से इसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि CuSO4 है ना .5H2O, इसका हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हम लोग को कलर बताना है। इस यौगिक का क्या बताना है? कलर। तो कलर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बताइए इसमें D ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो D ब्लॉक का तत्व है यहाँ पर कॉपर। तो कॉपर का हम लोग को पहले चार्ज निकालना होगा। तो जिसका चार्ज निकालना है कॉपर को हम लोग क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। SO4 का ऑक्सीडेशन और बताइए SO4 का चार्ज। तो SO4 का चार्ज होता है 2-। तो यहाँ पर इसके जगह पर रखा गया 2- है ना, यहाँ पर है इंटू है लेकिन देना प्लस है। यहाँ पर हो गया 5। अब बताइए कि जल H2O का चार्ज कितना होता है? तो H2O यौगिक है, यौगिक का चार्ज होता है 0। तो यहाँ पर हो गया 0। अब बराबर के बाद भी 0। तो यहाँ हो गया x - 2, 5 × 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो बताइए कि x बराबर कितना निकल गया? तो x बराबर निकल गया +2। ये कैसे निकाले, समझ में आया? याद रखना है कि जल एक यौगिक है, यौगिक का टोटल चार्ज 0। तो जल क्या होता है? 5 गो, तो 5 × 0 ये 0 हो गया। SO4 का चार्ज हो गया -2, तो x का मान कितना निकल गया? +2। तो पता चल गया कि यहाँ पर कॉपर के ऊपर में 2 प्लस चार्ज है। अब कॉपर का परमाणु संख्या कितना है? 29। और याद होगा आप लोग को कि कॉपर में भी हुंड लगता है। तो इसका अगर हम लोग विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर्गन हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4s है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d10। 18 1 19 और 19 और 10 29। 29 का बनाना क्या प्लस है? यहाँ पे 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से लॉस होगा? 3 से कि 4 से? तो आप लोग को पता है कि पहले 4 से लॉस होगा। तो यहाँ पर 1 गया और 1 और लॉस करना है। तो 1 अगर और लॉस करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 9। तो ये तो भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो बच गया D। अब D में कितना ऑर्बिटल? तो D में 5 ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन कितना है?
इलेक्ट्रॉन है 9, तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन को फील्ड करेंगे तो कितना अनपेयर्ड बचेगा, 1 अनपेयर्ड बचेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 1 आ गया। और आप लोग को पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आता है तो उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है ब्लू। इसका मतलब इस यौगिक का कलर कैसा है, इस यौगिक का कलर है ब्लू। ठीक है, इसलिए आप लोग को याद भी होगा कि CuSO4.5H2O का नाम है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, नीला कशिश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी बार बार इसका फार्मूला पूछा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि CuSO4.5H2O का नाम है ब्लू विट्रियोल, नीला कशिश या नीला थोथा, याद रखना है इसको। तो इसके नाम में ब्लू क्यों लगा, इसके नाम में ब्लू इसलिए लगा क्योंकि इस यौगिक का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ब्लू कैसे निकाले आप लोग देखें कि यहाँ पर Cu पे 2+ है यार, 2+ आने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 1 आता है। और आप लोग को पता है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आता है तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो इस तरीका से हम लोग यौगिक के रंग को बता सकते हैं। और अगर आप लोग को ये याद है तो ये याद रहने पर हम लोग इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। जो स्टूडेंट 11 ठीक से नहीं पढ़े हैं वो इसको भी उतार लीजिए, और उतार करके अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर और देखेंगे। लिख लिया आप लोग। तो और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम में आया कि इसका कलर बताइए, इसका रंग होता है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 रंग दिया रहेगा, उसमें कौन सा टिक करेंगे। तो बताइए इसमें डी ब्लॉक का तत्व कौन सा है। तो डी ब्लॉक का तत्व है Fe। तो Fe को x मानेंगे। Fe क्या गो है, 2 गो है, तो 2 गो है तो ये हो जाएगा 2x। ये 2x क्यों हुआ, क्योंकि Fe 2 गो है। अब SO4 3 गो है, SO4 का चार्ज कितना, SO4 का चार्ज -2, तो -2 गुना 3, तो ये हो जाएगा -6 बराबर 0। तो इसका मतलब 2x बराबर हो जाएगा +6। तो पता चल गया कि x बराबर निकल गया +3, है ना। तो x किसको माने हैं, x माने हैं Fe को। तो Fe के ऊपर में 3 प्लस है। Fe का परमाणु संख्या हो गया 26। तो 26 तक का पहले विन्यास बनाएंगे। तो 26 तक का विन्यास बनाएंगे तो ये हो जाएगा आर्गन, आर्गन हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4s2, और ये हो जाएगा 20 और 6 26। अब यहाँ पे 3 प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। पहले कहाँ से लूज होगा, यहाँ से। तो 2 ठो यहाँ से लूज हो गया, बच गया एगो, तो एगो यहाँ से लूज होगा तो कितना हो जाएगा 5। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो बच गया डी। तो डी में ऑर्बिटल भी 5 है और इलेक्ट्रॉन भी 5 है। तो बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। तो पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 5 आएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो इससे पता चल गया कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आता है तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, इसका कलर होगा येलो। तो अगर हम लोग से पूछेगा कि इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर हो जाएगा येलो। तो कैसे बना रहे हैं आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर आप लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन याद है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उसका कलर कैसा हो सकता है, और अगर आप लोग को चार्ज निकालने के लिए आता है तो आप लोग यौगिक के रंग को बता सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ बनाने, आप लोग बनाइए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखना है कि ZnSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O का रंग होता है, ZnSO4.7H2O का रंग होता है। वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और बनाइए। बना लिया आप लोग, तो मिलाइए। अभी मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोग को ZnSO4 और .7H2O, इसका रंग बताना था। तो यहाँ पर आया है Zn को हम लोग x ले लेंगे। SO4 का चार्ज -2 है इंटू, लेकिन देना है प्लस। याद रहे कि चार्ज निकालने में सबको जोड़ा जाता है। 7, अब H2O क्या गो है, 7 गो है। H2O का चार्ज 0, जितना आगे रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई, बराबर भी 0 देंगे। तो हम लोग के पास x बराबर कितना निकल गया +2। x किसको माने थे, Zn को। तो Zn के ऊपर +2 आ गया। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक का परमाणु संख्या 30 है। अब इसके बगल का नोबेल गैस आर्गन, आर्गन 18, 4s2 और 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। डी पूरा भरा हुआ है, तो पता चल गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 आएगा।
और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ गया तो ये हो जाएगा कलरलेस, है ना, कलरलेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं वाइट। तो अगर आप लोग फार्मूला याद रखते हैं तो आप लोग को याद होगा कि इसका नाम है वाइट विट्रियोल, वाइट विट्रियोल, है ना, उजला कशिश। तो उजला कशिश का फार्मूला होता है ZnSO4.7H2। तो याद रहे इसके नाम में वाइट क्यों लगा है, वाइट इससे लगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान क्या आया है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 0 आया है। उतरिए आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है FeSO4.7H2। और एक एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं, बिग ब्रैकेट NiCl4, बिग ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर में दिया है 2-, ऊपर में क्या दे दिया है 2-। ठीक है, यहाँ Ni निकेल है और यहाँ पर Fe है, इन दोनों का कलर बताना है। तो देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको X ले लिया, X लेने के बाद SO4 का चार्ज होता है -2 प्लस यहाँ हो जाएगा 7 और इसका हो गया 0 बराबर 0। तो X बराबर हम लोग के पास कितना निकल गया, X बराबर निकल गया +2। तो अगर X बराबर +2 निकल गया तो पता चल गया कि Fe के ऊपर में 2 प्लस है। तो Fe के ऊपर 2 प्लस है। अब Fe का परमाणु संख्या कितना होता है 26। तो 26 तक का बनाएंगे, आर्गन 18, 4s2 और 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा यहाँ से, ये हो जाएगा 0। d6 है तो d में ऑर्बिटल कितना, तो d में टोटल ऑर्बिटल होता है 5 और इलेक्ट्रॉन है 6। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान आ गया 4 और 4 होने पे कलर होता है ब्लू। तो इसका कलर अगर आपने ब्लू बताया तो वो हो जाएगा गलत। अब बताइए जरा कि ये गलत क्यों होगा, गलत क्यों हो, सोचिए ठीक से। तो आप लोग भूल ये गए कि Fe2+ जो है वो अपवाद है। Fe2+ क्या है, अपवाद। मैंने अभी थोड़ा देर पहले अपवाद वाला कंडीशन बताया था। Fe2+ आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं है। अगर Fe2+ आया तो इसका डायरेक्ट याद रखना है, इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। तो अगर इसको इस तरीका से बना के आंसर ब्लू मारेंगे ऑप्शन में तो ब्लू भी दिया रहेगा, ब्लू गलत हो जाएगा। याद रहे Fe2+ अपवाद कंडीशन है। Fe2+ का अगर डायरेक्ट आया तो इसका निकालना ही नहीं। डायरेक्ट Fe2+ आया मतलब Fe के ऊपर अगर 2 प्लस आ गया तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या मारना है, ग्रीन। और आप लोग को याद भी होगा कि इसका नाम है ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल। तो अपवाद वाला कंडीशन याद रखना है। अपवाद वाले में मैंने आप लोगों को 3 वो बताया है ना। कौन कौन बताया, एक Fe2+, एक बताया Mn2+, और एक बताया था CO2+। ये दोनों का कलर होता है पिंक और इसका कलर होता है ग्रीन। ये याद रखना है अपवाद वाला कंडीशन जो मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट मतलब एक ये जटिल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अगला चैप्टर ये बिग ब्रैकेट वाला ही पढ़ेंगे। तो मान लीजिए इस यौगिक का हम लोग को कलर बताना है। तो सबसे पहले तो Ni को क्या मान लेंगे, X। अब यहाँ पे Cl चार्ज है, Cl का चार्ज कितना होता है -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का चार्ज मैंने अभी लिखवाया -1। तो -1 एक होगा तो चार्ज होगा कितना -4। तो बराबर के बाद आ जाएगा -2। तो X बराबर ये उधर जाएगा तो आंसर आ जाएगा +2। तो पता चल गया कि Ni के ऊपर +2 चार्ज है। Ni अपवाद कंडीशन नहीं है तो इसका बनाना पड़ेगा। तो इसका होता है 28। तो इसके बगल का नोबेल गैस कौन आएगा, आर्गन। आर्गन कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d8। 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होगा, यहाँ से लॉस होगा। तो यहाँ से लॉस हो गया। डी में टोटल ऑर्बिटल कितना है, ऑर्बिटल होता है 5 और इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन है 8। कितना अनपेड है 2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान 2 आया। और मैंने बताया था कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आएगा तो उसका कलर होता है ग्रीन। तो अगर पूछेगा इस यौगिक का रंग कैसा होगा तो इसका रंग होगा ग्रीन। एक बात आप लोग और याद रखें कि अगर यहाँ चार्ज नहीं होता तो बराबर के बाद 0 लेते हैं, लेकिन अगर चार्ज होगा तो बराबर, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस में लेंगे, माइनस होगा तो माइनस में।
यहाँ पे -2 था इसलिए बराबर के बाद -2 दिए। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो 0 लेते हैं, अगर यहाँ +1 होता तो यहाँ पे +1 लेते हैं। आ रहा है बात समझ में? जैसे कि समझिए अगर PO4 पर 3 माइनस है, इसमें P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो P को क्या मानेंगे x। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 को कितना हो जाएगा -8। अब बराबर के बाद यहाँ पे 3 माइनस है तो -3, तो x बराबर कितना निकल जाएगा +5। तो याद रखना है कि यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5 है। ये 11 का टॉपिक है, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आप लोग इसको उतारिए। लिख लिया आप लोग? तो अभी तक हम लोगों ने कलर के बारे में देख लिया कि कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका कलर कैसा होगा। अब कुछ यौगिक है जो इम्पोर्टेंट यौगिक है जिसका कि कलर आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। याद रहे कि इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा कलर नहीं बताया जा सकता है, और एग्जाम में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी पर डायरेक्ट आ जाता है। तो इस सबका कलर आपको डायरेक्ट याद रखना है, और कलर याद इसलिए भी रखना है क्योंकि जब प्रैक्टिकल होगा तो इन सबका कलर पूछा जाता है। जैसे पूछ लेता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, K2Cr2O7 का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग हो जाता है ऑरेंज। तो आपको इसका कलर निकालना नहीं है अनपेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा, याद रहे कि डायरेक्ट याद होना चाहिए कि K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज होता है। इसी तरह पूछा जाता है कि पेरोलोसाइट MnO2 का रंग कैसा होता है, तो याद रहना चाहिए कि इसका डायरेक्ट इसका रंग ब्लैक होता है। तो इस तरह से जितना भी यौगिक डी ब्लॉक में है सबको मैं एक जगह पे लिख दिया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इतना याद कर लेंगे तो आप लोग का हर तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलर से रिलेटेड बन जाएगा। तो आप लोग इसको याद करना है। क्या याद करना है कि अगर K2Cr2O7 का कलर एग्जाम में पूछा जाएगा तो कलर लिखना है ऑरेंज। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट फॉर्मूला होता है K2CrO4, अगर इसका कलर पूछा जाएगा तो इसका कलर बताना है येलो। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल। अब पर्पल कहीं पर आता ही नहीं है तो याद रखना है सबको डायरेक्ट कि KMnO4 का कलर कैसा होता है पर्पल, पोटेशियम परमैंगनेट। K2 है यहाँ पर, सॉरी KMnO4 है, यहाँ K2Mn4 है, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। तो पोटेशियम मैग्नेट का कलर पूछेगा तो डार्क ग्रीन, याद रखना इसका कलर कैसा होता है डार्क ग्रीन। MnO2 का कलर होता है ब्लैक, ब्लैक में इकलौता एग्जाम्पल है MnO2। याद रखना है कि बहुत कम यौगिक है जिसका कलर ब्लैक होता है। एक तो कार्बन का होता है, तो कार्बन तो यौगिक में है, अगर हम लोग से कोयला या ग्रेफाइट का पूछता तो आंसर हम लोग ब्लैक लिखते हैं, लेकिन अगर यौगिक में पूछेगा तो यौगिक में याद रखना है MnO2, इसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड, या इसका दूसरा नाम है पेरोलोसाइट। तो पेरोलोसाइट का अगर पूछा जाएगा तो याद रखना इसका कलर कैसा होता है ब्लैक। तो ये आप लोग को याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल और है कि Fe2O3 का कलर होता है ब्राउन। CrO5 का कलर है डीप ब्लू। Cr2O3 पूछेगा तो आंसर है ग्रीन, और FeO.Cr2 है ना, Cr2O3 इसका कलर होता है ग्रीन। तो याद रखना दोनों का कलर कैसा है ग्रीन। इसका नाम है क्रोमाइट ओर। जब हम लोग पढ़ेंगे कि KMnO4 या K2Cr2O7 वो कैसे बनाया जाता है तो वहां पर इसका यूज पड़ेगा क्रोमाइट ओर का। तो इस सब का कलर आप लोग को याद रखना है। याद रहे कि इसका जितना भी मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखा हूँ ये सबका अनपेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा नहीं निकाला सकता है, हर क्वेश्चन को अनपेड इलेक्ट्रॉन से बताया नहीं जा सकता है, इसलिए ये सबको आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसमें जो भी मैंने लिखा हूँ K2Cr2O7 या KMnO4, ये दो हम लोग के सिलेबस में जो हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि KMnO4 को लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है और K2Cr2O7 को लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो आप लोग बना के आइएगा। ऐसा कीजिए आप लोग पहले इसको उतार लीजिए फिर मैं मिटाता हूँ। लिख लिया आप लोग? तो आप लोग बना के आइएगा। इसका रंग बताना है आप लोग को, कलर बताना है, ये क्वेश्चन बना के आना है आप लोग को। कुछ बात याद रखना है कि ग्रुप नंबर 12 में जो आता है जिंक, कैडमियम और मरकरी और कॉपेनिशियम, इन चारों का डी हमेशा 10 होता है। डी 10 रहेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा 0 निकलेगा। तो याद रहे कि जिंक का यौगिक, कैडमियम का यौगिक, मरकरी का यौगिक और कॉपेनिशियम का यौगिक, ये सब का कलर हमेशा कलरलेस होगा। तो जिंक का कोई भी एग्जाम्पल दे दे तो आपको निकाल के नहीं देखना, डायरेक्ट जिंक देखिए आंसर व्हाइट मारिए या कलरलेस लिखिए।
तो अगर कोई पूछ ले कि ZnO का रंग कैसा, तो बोलेंगे वाइट। कोई पूछेगा ZnS का रंग कैसा, तो वाइट। कोई पूछेगा ZnCl2 का रंग कैसा, तो वाइट। इसी तरह से CdO का रंग कैसा, तो वाइट। CdS का रंग कैसा, तो वाइट। इसी तरह वर्मिलियन, HGS सिंदूर, इसका है ना HGS, अगर पूछा जाएगा HGS का कलर या फिर पूछा जाएगा HGO का कलर, तो याद रहे कि इस सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो 0 निकलता है। तो 0 जिसमें भी निकलेगा उस सब का रंग कैसा होगा, उस सब का रंग वाइट होगा। ठीक है, तो एक बात ये याद रखना है। और दूसरा याद रखना है स्कैंडियम का हम लोग को पता है कि स्कैंडियम केवल +3 दिखाता है। अगर +3 दिखाएगा तो परमाणु संख्या किस है, इसके लास्ट में आएगा 4s2 और 3d1 और 3 प्लस है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो याद रहे स्कैंडियम का भी जितना यौगिक है वो सब कलरलेस होता है। स्कैंडियम का भी जितना यौगिक है सब क्या होता है, कलरलेस। अगर कोई पूछ ले कि है ना, अगर कोई पूछ ले कि स्कैंडियम क्लोराइड का रंग कैसा होगा, तो देख रहे हैं कि स्कैंडियम का वैलेंसी यहाँ पे 3 है और स्कैंडियम +3 जब भी आएगा तो 0 बना देगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान इसमें क्या निकलेगा, 0, और 0 होगा तो कलरलेस होगा। तो याद रहे आप लोग को कि ग्रुप नंबर 12 जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपेनिशियम और स्कैंडियम, इन सब का जितना भी यौगिक होता है वो सब का सब क्या होता है, कलरलेस। एक शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है कि संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं लेकिन स्कैंडियम के यौगिक रंगीन नहीं होते हैं, क्यों? क्वेश्चन क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए कि संक्रमण तत्व के यौगिक रंगीन होते हैं लेकिन स्कैंडियम के यौगिक रंगीन नहीं होते हैं, क्यों? इसका आंसर बताना था। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्व में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, संक्रमण तत्व में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से ये इनके यौगिक रंगीन होते हैं। लेकिन स्कैंडियम हमेशा +3 ऑक्सीडेशन नंबर को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मान 0 होता है, इसलिए इसके यौगिक रंगहीन होते हैं। तो कलर से रिलेटेड जितना भी बात था आज मैंने कंप्लीट कर दिया। ये 8 नंबर वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ है ना। अब इसमें कम ही क्लास बच गया है, मेरे ख्याल से 2-3 क्लास और लगेगा, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग ठीक से फेयर कीजिए और फेयर करके हमको व्हाट्सएप के थ्रू दिखाइए फेयर कॉपी कि आप लोगों ने फेयर किया या नहीं किया। थैंक यू।